जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो बाल विकास और शिक्षण विज्ञान का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी शिक्षक जरूर बनेंगे। 201 नंबर से आज हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 201 नंबर प्रश्न से। आइए पढ़िए। तो प्रश्न लिखा है, विद्यालय की निर्धारित पोशाक का महत्व निम्नलिखित में से क्या है। पोशाक का महत्व आप देखिए, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या महत्व है? इससे विद्यालय की एक अलग पहचान बनती है, सही है। इससे बच्चों में समानता की भावना विकसित होती है, ये भी सही है। इससे बच्चों में सदाचार को बल मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्यालय में समता मूलक समाज की स्थापना हेतु क्या आवश्यक है। तो विशिष्ट विद्यालय की विशिष्ट पोशाक। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्यालय की आर्थिक असमानता को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। तो विशिष्ट पोशाक के द्वारा। एक तरह के पोशाक सभी बच्चे पहनेंगे तो उनके मन में कभी नहीं आएगा कि मैं बड़े घर का हूँ, मैं छोटे घर का हूँ, अमीर गरीब का भावना उसमें नहीं आएगा। 204 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में से शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षण कार्य आयोजित करना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा बाहर आदर्श जीवन बिताना चाहिए, नहीं तो समाज में उसकी मान मर्यादा घट जाएगी। बी नंबर सही है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न लिख रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक ही जीवन के समस्त क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो सकते हैं। किस तरह से? तो उत्तम समायोजन से परिपूर्ण होकर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपनाना अनिवार्य है। तो आत्मनिरीक्षण। ठीक है जी, अपने आत्मा का निरीक्षण करना, ये गुण उनमें होना चाहिए। एक शिक्षक को मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक गुण है। एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक गुण क्या है। तो परिपक्वता, मतलब पूर्ण व्यवहार। ठीक है जी। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकता है। तो विकलांगता से, मतलब दिव्यांगता से। देखिए, बच्चों में आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए कौन सा उपाय शिक्षकों द्वारा अपनाया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त में से सभी, मतलब प्रातः प्रार्थना होना चाहिए, संस्कृत के नैतिक पाठों का पाठ होना चाहिए। देखिए, नैतिक सिद्धांतों की पुस्तक को सिलेबस में शामिल करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आध्यात्मिकता का छात्रों के लिए अर्थ है। क्या अर्थ है जी। तो उपरोक्त सभी, मतलब आत्मनिरीक्षण का विकास, नैतिकता का विकास, सुंदर मूल्यों का विकास। ठीक है जी। तो इसलिए आध्यात्मिकता जरूरी है बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षाएं रहती है, अतः उसे कहा जाता है समाज निर्माण करता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को हर काल में स्वीकारना चाहिए क्या। तो शिक्षक आचार संहिता को, शिक्षक का क्या आचार संहिता है, इसको शिक्षक को अपनाना ही चाहिए। छात्रों में खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु शिक्षक को करना चाहिए वह स्वयं उनके साथ खेले, खेलों के महत्व पर भाषण दे, अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कृत करे। ठीक है जी। तो खेलों के प्रति आपको जागरूक करने के लिए बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक का अनुसंधान क्षेत्र होना चाहिए क्या। तो शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र। ठीक है जी। शैक्षिक समस्याओं के क्षेत्र में शिक्षा का अनुसंधान होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन का कार्यभार निम्नलिखित में से किसके ऊपर होना चाहिए। तो इनमें से किसी पर नहीं होना चाहिए। देखिए, व्यवसायिक निर्देशन तो व्यवसाय वाले करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यक्तिनिष्ठ मतलब प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से होना चाहिए। विद्यालय में संख्यात्मक एवं गुणात्मक कमी को पूरा करना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षक को वृत्तिक संतोष प्राप्त होता है। तो क्या जी, विद्यार्थियों का जीवन में सफल होने पर, जब विद्यार्थी उनके पढ़ाए हुए बच्चे सफल होते हैं, तो बच्चों को शिक्षक को जो है वृत्तिक संतोष प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 219 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करते हैं। जो शिक्षक अज्ञानी होते हैं वो स्टूडेंट को भी टेंशन में डाल देते हैं। ठीक है जी। तो शिक्षक तो
ज्ञानी होना ही चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न है 220, शिक्षक का व्यवहार शरारती बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए? तो विनम्र किंतु दृढ़। ठीक है जी। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सी आंसर सही है। जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बाल प्रकृति का ज्ञान शिक्षकों को होना चाहिए क्योंकि सी आंसर सही है। शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान केंद्रीय है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कारण शिक्षकों को आशावादी होना चाहिए? तो आंसर सही है सी, छात्रों को आशावादी बनाने हेतु। जब शिक्षक आशावादी होगा तभी तो छात्र को आशावादी बना पाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक अच्छे शिक्षक में निम्नलिखित में से गुण होने चाहिए। तो शिक्षक में स्वयं में नेतृत्व ग्रहण करके छात्रों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, ऐसा गुण होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण कार्य में मनोविज्ञान की जानकारी किस तरह सहायता कर सकती है? उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है मनोवैज्ञानिक शिक्षा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अपने शिष्य का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए? सॉरी, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए? तो क्यों होना चाहिए? देखिए इसके लिए आपको, इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। जब शिक्षक को ही उसके विषय का ज्ञान नहीं है तो वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक को भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान होना चाहिए? भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। जब तक भाषा उसको नहीं आएगा तो भाषा से तो ही अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है? पूर्णतया सहमत हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस प्रकार का शिक्षक अच्छा स्वास्थ्य कह रहा है, किस प्रकार शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य अपने व्यवसाय में सहायता करते हैं? तो अपने कार्य तत्परता से कर सकता है। शिक्षक जब स्वस्थ रहेगा तभी तो अपनी कार्य को अच्छा तरीका से कर पाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? तो अनुदार। शिक्षक उदार होना चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चा कोई गलती करता है उसको जरूरत से ज़्यादा पनिशमेंट दे दें। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कैसी वेशभूषा तथा वस्त्र आदि अध्यापक के होने चाहिए? तो मर्यादापूर्ण। ठीक है जी। शिक्षक की योग्यता का आधार है तो उपरोक्त सभी। कक्षा निरीक्षण की प्रभावशीलता। देखिए अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम। ठीक है जी। इस आधार पर शिक्षक की योग्यता तय की जाती है। योग्य शिक्षक के छात्र भी योग्य होते हैं, सफल होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं कर सकता है? तो सामाजिक कुशलता शिक्षक में है तो वो जो है शिक्षक को निजी गुण, सामाजिक कुशलता है वह जो है शिक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। उसकी सामाजिक कुशलता उसके पढ़ाने के स्टाइल को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो शिक्षक की कुशलता। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस प्रकार की पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगवाना चाहिए? तो जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो। आकर्षक चित्र वाला पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगाना चाहिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के विकास पर किनके जीवन का अधिक प्रभाव पड़ता है? तो महान विचारकों का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस स्थिति में शिक्षण व्यवसाय उन्नति कर सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें और नई विधियां निकालें। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न लिख रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक अधिक अच्छा है? शिक्षक जो है अधिक अच्छा है तो देखिए, जिसके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता हो। वैसे शिक्षक जिनके सामने स्टूडेंट अपना खुल के बात रख सकें, अपनी समस्याएं पूछ सकें, वैसे छात्र को अच्छा माना जाता है। ठीक है जी।
छात्र का मित्र होना चाहिए शिक्षक को। देखिए, छात्रों को विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा नहीं होना चाहिए? छात्रों को कैसी आज्ञा नहीं होना चाहिए? तो अधिक सज संवर कर आने की आशा नहीं होनी चाहिए। बच्चों में मर्यादापूर्ण वेशभूषा होना चाहिए। देखिए, छात्र हित में विद्यालय में सर्वाधिक महत्व निम्नलिखित में से दिया जाना चाहिए नवीन ज्ञान के विकास में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने छात्रों के संबंध में सोचना चाहिए कि वे क्या, देखिए, अपनी प्रतिभा का अधिकतम विकास कर सके। शिक्षक का यही सोच होना चाहिए अपने स्टूडेंट के प्रति। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षक को सर्वोत्तम कहा जा सकता है? तो जो छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं वो सर्वोत्तम शिक्षक होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 243 नंबर, एक शिक्षक के रूप में आप सर्वाधिक पसंद निम्नलिखित में से किस दायित्व के संदर्भ में करेंगे? तो इसका सही आंसर है डी, बालक की जन्मजात क्षमताओं को विकसित करने में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक शिक्षक से आशा की जा सकती है कि उसकी आकांक्षाएं संतुलित हो। ठीक है जी। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक सफल अध्यापक वह है जो कौन है? तो विद्यार्थियों के कार्य में रुचि लेता हो। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। छात्रों द्वारा उसे अच्छा शिक्षक माना जाता है जो कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक होते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित गुणों में से छात्र सबसे अधिक अध्यापक के किस गुण को पसंद करते हैं? छात्रों की समस्याओं के बारे में सुनना। ठीक है जी, ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर महिला शिक्षकों की अधिकता क्यों है? क्योंकि इसका आंसर डी हो जाएगा, ये बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना आवश्यक है? उन्हें नए सामाजिक प्रयोग के अवसर दिए जाएं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस कथन पर शिक्षकों को विश्वास करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षक को पसंद नहीं किया जाता? जो मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है शिक्षक आधुनिक समाज में किस प्रकार अधिक लाभ दे सकते हैं? तो विद्यार्थियों की व्यवहारिकता सिखाने पर जोर दे सकें। अगला प्रश्न देख लीजिए। कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए एक अध्यापक में निम्नलिखित में से गुण युग्म होना चाहिए। तो विशेषता और अनुभव होना चाहिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसका 254 नंबर, निम्नलिखित में से वह शिक्षक सबसे अधिक कुशल माना जाता है जो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता को विकसित कर सके। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से वह शिक्षक सबसे अधिक सफल माना जाता है जो विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुण पर कक्षा शिक्षण स्वास्थ्य निर्भर करती है? तो पहला आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है शिक्षक अपने छात्रों को निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्रभावित कर सकता है? तो उपरोक्त सभी अनुपालन करके, मतलब वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह अध्ययन करके पूरी तरह से कक्षा में पढ़ाएं, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले। ठीक है जी। तो ये सभी जो है प्रभावित करने वाले गुण है शिक्षक के। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए। आपके द्वारा शिक्षण व्यवसाय अपनाने का प्रमुख कारण क्या है? तो पढ़ने के लिए बहुत अधिक अवसर मिलना, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक। ठीक है जी, टीचर बनने का। अगला प्रश्न देख लीजिए 259 नंबर है, शिक्षक को चाहिए कि वे, आंसर इसका ये हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य संदर्भ सामग्रियों का अध्ययन करें। 260 नंबर प्रश्न है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो नवीन शिक्षण विधियां। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्यालय में निम्नलिखित में से किन महापुरुषों की तस्वीरें टांगनी चाहिए?
तो गांधी व महात्मा बुद्ध का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, छात्रों के किस प्रकार के व्यवहार से शिक्षक अधिक प्रसन्न रहते हैं? तो जो हर बात खुलकर कहते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यक्तियों को शिक्षण में नहीं आना चाहिए? तो जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हों। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें है, वर्तमान में समाज द्वारा शिक्षकों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे कारण है, जैसे देखिए राजनीति में सक्रिय भाग लेता है, टीचर बन जाते हैं लेकिन नेतागिरी करते हैं, अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, पढ़ के आते नहीं तो पढ़ाएंगे क्या, अधिक ट्यूशन करते हैं और ट्यूशन से ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, तो वो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे, तो इसलिए जो है उनको हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए क्योंकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक शिक्षक को आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना आवश्यक है क्योंकि उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, उसको देख कर जो है छात्र भी प्रेरित होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे आदर्श शिक्षक माना जाएगा? आदर्श शिक्षक किसको मानेंगे? तो जो सबके साथ प्रेम व सहानुभूति रखता हो उसको आदर्श शिक्षक मानेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, शिक्षक होने के नाते साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किसे साथी चुनना पसंद करेंगे? तो जो अपने बाह्य स्वरूप पर ध्यान न देकर ज्ञानार्जन एवं छात्र हित पर ध्यान देता हो उसको अपना मित्र बनाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षक होने के नाते विद्यालय की पत्रिका में निम्नलिखित में से किस विषय पर खेल लेख लिखना पसंद करेंगे? लेख लिखना पसंद करें तो विद्यालय में बंधुत्व की भावना का छात्रों में विकास होने वाले विषय पर लेख लिखना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, श्याम पट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक छात्रों के मध्य लोकप्रिय हो जाता है? पहला है, इसका आंसर बी होगा, छात्रों के सुख दुख और शैक्षिक कार्यों में सहायता करता है, वह शिक्षक काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक सफल अध्यापक होने के लिए आवश्यक है कर्तव्यनिष्ठ होना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस तरह के अध्यापक का विद्यार्थी सर्वाधिक आदर करते हैं? तो कार्य के प्रति निष्ठावान जो शिक्षक होते हैं उनका आदर करते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस कारण आप अध्यापक बनना पसंद करेंगे? तो समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कारण अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है? क्योंकि जो शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो त्यागमयी होने के कारण काफ़ी आदर्श माने जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लाभ शिक्षकों को पाठ्यक्रम में होने से होता है? शिक्षक को पाठ्यक्रम में होने से क्या लाभ होता है? तो देखिए, शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन में आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? उपरोक्त सभी का मतलब यथार्थता का मूल्यांकन, निश्चित विचार की आवश्यकता, देखिए अब स्पष्ट विचार की आवश्यकता। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 278, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रातः प्रचलन है, प्रातः प्रचलन क्या है जी? तो 5.1/4 इंच के आकार वाली फ्लॉपी प्रायः प्रचलन में है, प्रायः प्रचलन में है मतलब यूज किया जाता है किस साइज का अब जो है फ्लॉपी डिस्क? तो 5.25 इंच का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर का सवाल है ये, आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जांच के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर प्रिंटर के द्वारा लाइनें टाइप करने की गति का अनुमान लगाया जाता है लाइन प्रति मिनट के आधार पर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर मेमोरी से है? तो कंप्यूटर मेमोरी से देखिए स्टोरेज का संबंध है। देखिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उद्भव काल कहाँ क्या है? तो 1964 से 77। ठीक है जी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अभिन्न अंग है ALU,
ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में निरंतर होने वाली त्रुटि को कहते हैं बग। बग कहते हैं त्रुटि के, कंप्यूटर में त्रुटि को बग कहते हैं। देखिए, जब कंप्यूटर को शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपनाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें 287 बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का पूरा नाम क्या है? तो बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है जी। IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो रैम होता है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। DTP का उपयोग किया जाता है प्रकाशन के क्षेत्र में, DTP का प्रयोग, ठीक है जी। कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई है तो छात्रों के प्रगति के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए लाभ है। कंप्यूटर शिक्षा देने के क्या लाभ हैं? तो व्यक्तिगत अनुदेशन होता है, छात्रों की योग्यताओं में अनुकूल परिवर्तन होता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, स्मार्ट बनता है बंदा। अब देखिए, कंप्यूटर द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वप्रथम मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का विकास करने वाला वैज्ञानिक था तो चार्ल्स बैबेज, ठीक है जी। आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम क्या था? तो इनियाक, ठीक है जी, इनियाक। निम्नलिखित में से किसकी किसकी बाइट्स मानी गई है? तो मेमोरी की बाइट मानी गई। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, गेटवेज ऐसी युक्तियां हैं जिनका उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है दो पूर्ण असमान नेटवर्क को जोड़ने में, ठीक है जी। गेटवे का प्रयोग किया जाता है दो पूर्ण असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए, नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए। प्रायः मोडेम का प्रयोग होता है, तो प्रायः मोडेम का प्रयोग किया जाता है जबकि डेटा कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सर्वश्रेष्ठ है? तो बस टोपोलॉजी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सर्वप्रथम कंप्यूटर की स्थापना की? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तो IBM 1401 में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यापारिक कार्यों में प्रयोग आने वाली कंप्यूटर भाषा को कहते हैं तो कोबोल कहते हैं, ठीक है जी। कोबोल कहते हैं। फोर्ट्रन है विज्ञान साइंस के क्षेत्र में प्रयोग होता है। देखिए, कंप्यूटर साक्षरता का अभिप्राय क्या है? कंप्यूटर के प्रयोग एवं करने की क्षमता का विकास एवं सूझ पैदा करना, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का वह नगर जो सिलिकॉन वैली कहलाता है तो बेंगलोर, कर्नाटक में, ठीक है जी। कंप्यूटर के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन क्या है? तो कंप्यूटर एक स्वयं सोचने वाला यंत्र है, ये गलत है। जबकि कंप्यूटर एक त्रुटि रहित मशीन है, सही है। कंप्यूटर के लिए गणितीय योग्यता अनिवार्य है, सही है। कंप्यूटर बेरोजगारी का जनक है, ये भी सही है। देखिए, निम्नलिखित में ऐसा सामान्य बोलचाल की भाषा का कौन सा शब्द है जिसका वही अर्थ है कंप्यूटर के क्षेत्र में अपनाया जाता है? बस, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर से भयग्रस्त रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें साइबर फोबिक कहा जाता है, साइबर फोबिक। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का पहचान चिन्ह क्या है? तो उपरोक्त तीनों, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसमें AI का यूज किया है। अब देखिए, अन्वेषणात्मक शक्ति है, इसमें एडवांस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर इनपुट डिवाइस कौन कौन है? तो इनपुट डिवाइस आपका देखिए कीबोर्ड है, ठीक है जी। फ्लॉपी मेमोरी हो गया, CPU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, सेमीकंडक्टर अर्धचालक है। देखिए, निम्नलिखित में से शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो फोर्ट्रान विज्ञान के क्षेत्र के लिए, कोबोल व्यावसायिक भाषा है और बेसिक भी एक भाषा है लेकिन लोटस भाषा नहीं है, तो आंसर D हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की इकाई क्या है? बाइट है, ठीक है जी, बाइट, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
अगला प्रश्न है आपका, एक किलो बाइट किसके बराबर होगा? 1024 बीट के बाइट के, ठीक है जी। एक केबी बराबर 1 KB बराबर होगा 1024 बाइट। कंप्यूटर की भाषा में बीट क्या है? तो बाइनरी डिजिट है, ठीक है जी। एक बाइट में कुल कितने बीट होते हैं? तो 8, ठीक है जी, 8 बीट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का सर्वप्रथम भाग कौन सा है? तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, स्थित रहता है तो CPU में, ठीक है जी। प्राथमिक मैथमेटिकल काम करता है ALU। प्राथमिक एवं द्वितीयक मेमोरी में अंतर क्या है? गति का, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक रूप में कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो अश्लील फिल्म देखने के लिए नहीं करना चाहिए, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में कर सकते हैं, इसका प्रबंध कार्य में कर सकते हैं, शोध उपकरण के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसके रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कंप्यूटर है क्या है? एक उपयुक्त सभी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मानव निर्मित जटिल मशीन है, विद्युत चालित मशीन है, ठीक है। CD रोम का अभिप्राय क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर बी हो जाए, ए हो जाएगा। CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए, प्रायः कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर नहीं है, जबकि माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर डिजिटल है, मेनफ्रेम कंप्यूटर भी डिजिटल है, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर जो है डिजिटल नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, माइक्रो कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है होम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर ने आजकल चुनौती स्वीकार की है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर का प्रमुख गुण नहीं है सुंदरता, ये गुण नहीं है, जबकि अत्यधिक शुद्धता ये भी है, तीव्रता है, शीघ्रता है, ये भी है गुण इसका। कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, फ्लॉपी इसका भाग नहीं है, लेकिन जबकि आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, CPU है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर मशीन है कैसा? तो हार्डवेयर मशीन है, उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, बिट होती है, बिट क्या होती है? तो बिट यह कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सही है, तो ए और बी सही है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग, हिंदी में केंद्रीय विश्लेषक इकाई भी कहा जाता है इसको। कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है, ये दोनों सही है इसके लिए, CPU के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग क्या है? तो ALU भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, सभी CPU का भाग है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर में समाहित है, तो जितना पार्ट आप छू सकते हैं उसको आप हार्डवेयर कहते हैं। तो यांत्रिक प्रभाग है, आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग है, और वैद्युत प्रभाग है, सभी हार्डवेयर में आएगा। रीड ओनली मेमोरी रोम के लिए सही है, क्या सही है? तो सभी सही है। देखिए, इसे रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी को। इसमें लिखे हुए प्रोग्राम आउटपुट को केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु उसमें अपना प्रोग्राम संचित नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रायः कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा प्रोग्राम संचित करके कंप्यूटर में अस्थायी कर दिए जाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेटर को निर्देश देते रहते हैं, ठीक है जी। तो रोम में जो डाटा होते हैं वो कंप्यूटर बंद होने पर, चालू होने पर प्रभावित नहीं होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा निम्न में से किन समस्याओं से ग्रस्त है? तो उपरोक्त सभी, मतलब प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति श्रम का अनुचित दृष्टिकोण का होना, तकनीकी विद्यालयों के अभाव एवं उसमें गुणात्मक सुधार की समस्याएं कायम रहना, शिक्षा के अनुपयुक्त माध्यम की समस्याएं, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन समय में शिक्षा के मूल में था, क्या था जी? तो व्यावसायिक दृष्टिकोण था, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शैक्षणिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? तो व्यावसायिक स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय विचारक के द्वारा कहा गया है कि आधुनिक शिक्षण पद्धति में शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थियों का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना एक हनुमान कूद के समान है? विनोबा भावे कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल डिग्री उनके पास कम होती है। विनोबा भावे का उद्देश्य था शिक्षा के ज्ञान सामाजिक विकास सह व्यावसायिक आवश्यकताओं से जोड़ना है, ठीक है जी। शिक्षा का
शिक्षा के लिए विनोबा भावे जी का कथन था। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, भारत में सर्वप्रथम भारत में वर्तमान राजग सरकार द्वारा शिक्षा को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है? तो पूंजीवाद की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है क्योंकि सरकार पर आधारित है, सरकार तो बदलती रहती है। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा संबंधी सिद्धांत में निम्न में से किस पर अधिक बार बल दिया है? तो उपयुक्त सभी, मतलब सत्य और अहिंसा पर आधारित शिक्षा, ब्रह्मचर्य एवं मानवीयता पर आधारित शिक्षा होना चाहिए, स्वावलंबन एवं नैतिकता पर आधारित शिक्षा पर बल महात्मा गांधी ने दिया है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी भारतीय विचारक का यह विचार है कि उद्योग सामूहिक क्रियाशीलता पर आधारित होना चाहिए, शिक्षा आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन पर। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी का विचार है। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत की वर्तमान शिक्षा नीति से बढ़ावा मिल रहा है किस चीज़ का? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, जबकि आजकल तो टेक्निकल डिग्री पर भी जोर दिया जा रहा है, कुटीर उद्योग पर भी, औद्योगिकरण, तो ये भी प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, आपकी नज़र में भारतीय शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? तो उपरोक्त सभी, मतलब रोजगार उन्मुख होना चाहिए, समाज उन्मुख होना चाहिए, संस्कृति उन्मुख होना चाहिए। सभी चीज़ के कल्याण को ध्यान में रखकर शिक्षा को डिजाइन किया जाना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्न में से किन हस्तशिल्पों को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए उपरोक्त सभी, मतलब कढ़ाई बुनाई, मिट्टी का काम, चमड़े का काम, ये सब जो है सबका ज्ञान दिया जा रहा है आज की शिक्षा में। देखिए वर्तमान समय में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम है आर्थिक आयाम। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा कि यदि एक व्यक्ति अपनी जीविका नहीं कमा सकता तो वह गंभीर भय है कि अपने चरित्र का पतन करे और दूसरों को हानि पहुंचाए। शिक्षा इन दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यह जॉन ड्यूबी का कथन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब करने से ज्ञान आपका घटेगा नहीं और बढ़ेगा। ज्ञान को प्रसारित करना चाहिए। जय हिंद।